हेलो बच्चों, आज हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का 4th लेक्चर शुरू करेंगे। अब तक हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और लास्ट लेक्चर नंबर 3 में तुमको मैंने एक गैसीय सिस्टम के काइनेटिक एनर्जी और उस गैस के एक मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी का तुमको फॉर्मूला मैंने बताया था। वो एनर्जी किन पे डिपेंड करती है ये बहुत अच्छे से हम लोग समझ चुके थे। जो बच्चे भी वो क्लास नहीं देखे हैं, ये क्लास देखने के पहले 3rd लेक्चर ज़रूर देख लो, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ेंगे बच्चों वो उसी 3rd लेक्चर पर क्वेश्चंस होंगे। तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं रहेगा, फॉर्मूला अगर नहीं पता रहेगा तो यहाँ पर बातें थोड़ी कम समझ में आएंगी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिनको देखना है देख लेंगे और तब जा कर के ये लेक्चर हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा एनर्जी का, प्रैक्टिस क्वेश्चन का हमने कर लिया, तो टॉपिक हमारा बहुत अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड हो जाएगा। एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहेगा कि यार हमने इस क्वेश्चन को किया हुआ है, ये टॉपिक मैं पढ़ा हुआ हूँ पहले से, तो फिर वो क्वेश्चन तुम्हारा गलत होने का चांस कम हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लिया जाए, टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड। ठीक है, बात समझ रहे हो? तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना 4th लेक्चर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनर्जी के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। क्या है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग parameters is same for the molecules of all gases at गिवन टेम्परेचर। मतलब अभी मैं ऑप्शन लिखूंगा कि इनमें से कौन सा पैरामीटर हर गैस के हर मॉलिक्यूल के लिए सेम होगा एक गिवन टेम्परेचर पर। ऑप्शन मैं तुमको दे रहा हूं, चलो, मास, स्पीड, मोमेंटम ऑप्शन नंबर 3, और चौथा है बच्चों काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्वेश्चन, ये इसका ऑप्शन। देखो हम पहले कह चुके हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एकदम हूबहू BHU BSc में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम उसी तरीके पे हम लोग चल रहे हैं। एकदम परफेक्ट डायरेक्शन है हमारा BHU BSc के जैसे क्वेश्चंस करने के लिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से कि क्वेश्चन को देखो, कॉपी पे नोट्स बनाओ और एग्ज़ाम के पहले उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर सेम फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस एट अ गिवन टेम्परेचर। इनमें से कौन सा पैरामीटर, कौन सा कारक सभी गैस के सभी अणुओं के लिए एक समान होगा एक निश्चित ताप पर। ठीक है, मास क्या सभी गैस के सभी मॉलिक्यूल का सेम होता है? नहीं सर, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का अलग मास है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का अलग मास है। ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। स्पीड, सर स्पीड का फॉर्मूला भी तो पढ़े हैं हम लोग। स्पीड के फॉर्मूले चाहे याद कर लो। अगर तुमको 3 प्रकार की स्पीड पढ़ाई है, कौन कौन थी स्पीड? एक मीन वेलोसिटी, एक RMS वेलोसिटी जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अगर तुमको तीनों फॉर्मूला याद हो, अगर क्या याद होना ही चाहिए, तो बच्चों हर फॉर्मूले में देखो नीचे m0 आ रहा था कि नहीं? m0 क्या था? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास तो हर गैस के हर मॉलिक्यूल का डिफरेंट होता है, तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, स्पीड भी डिफरेंट होगा। सेम कैसे हो सकता है सर? रही बात मोमेंटम की, सर मोमेंटम का फॉर्मूला भी तो मास आता है। हर मॉलिक्यूल के मोमेंटम को निकालेंगे तो उसमें मास आएगा, P = m × v करेंगे।
तो मोमेंटम भी तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ देयर मास। काइनेटिक एनर्जी, हाँ काइनेटिक एनर्जी की बात थोड़ी सी समझने वाली है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में सर कोई मास वास का चक्कर नहीं है, यहाँ कोई मास वास का चक्कर नहीं होता, यहाँ कोई मॉलिकुलर वेट का चक्कर नहीं होता, बस यहाँ एक चीज़ का चक्कर होता है और वो चीज़ क्या होती है बालक? टेम्परेचर, ताप। तो टेम्परेचर तो सबका सेम है एट द गिवन टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर का मतलब निश्चित ताप, फिक्स टेम्परेचर पर। तो जब सारे मॉलिक्यूल के, सारे गैसेस के टेम्परेचर सेम है तो हर गैसेस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा इसका एक्सप्लेनेशन। हम लोग ये सारी बातें लास्ट क्लास में कर चुके हैं, बस वहीं से इसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे से लास्ट क्लास देख लो ताकि इसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये बस सबको क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी विल बी सेम, क्योंकि भाई और के क्या होता है सर? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सबको इसकी वैल्यू पता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू में लिखाई थी मैंने। तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए सेम होगा, चाहे वो किसी भी गैस का मॉलिक्यूल हो। रही बात टेम्परेचर की, वो सबके लिए सेम है। तो कहाँ को डिफरेंट होगा भैया? हर मॉलिक्यूल के काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, चाहे वो CO2 का हो, चाहे O2 का हो, चाहे हाइड्रोजन का हो, चाहे नाइट्रोजन का हो। बात बिल्कुल समझ में आ रही है? आसान सा प्रश्न है, जल्दी कर लो, आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं और हम लोग को कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें करने को मिलेंगे। देखो जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बच्चों, ये सब के सब एकदम ठीक सेम टू सेम BHU BSc के जैसे क्वेश्चन हैं। तो तुमको इन क्वेश्चन को देखना है और देखना है कि क्या तुम्हारा जो प्रिपरेशन है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से चेक करते रहेंगे भाई कि हमें ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, द क्वांटिटी PV अपॉन KT represents which of the following। मतलब क्या हुआ? एक फॉर्मूला दिया हमको PV अपॉन KT। P प्रेशर है, दाब, V वॉल्यूम है, आयतन, स्मॉल के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परमता। तो ये जो क्वांटिटी है PV/KT, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये किस चीज़ के बराबर होता है? तो 4 ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। सबसे पहला ऑप्शन मास ऑफ द गैस, कह रहा है कि ये गैस के मास के बराबर होगा, चेक कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस। तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों कि ये जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को रिप्रेजेंट करता है, गैस के मोलों की संख्या को व्यक्त करता है। चौथा ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, मॉलिक्यूल की संख्या, अणुओं की संख्या को व्यक्त करता है। द क्वांटिटी PV/KT, ये PV/KT क्वांटिटी है जो इन चारों में से किस चीज़ को व्यक्त करेगी। दिस क्वांटिटी विल रिप्रेजेंट विच ऑफ द फोर, इन चारों में से किस को व्यक्त करेगा। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हो सकता है इसके बदले कुछ और आ जाए, रटना नहीं, समझना है कि सर ऐसे क्वेश्चन करते कैसे, इस क्वेश्चन को नहीं, ऐसे क्वेश्चन कैसे करते, हमारा ये मकसद है। इस क्वेश्चन को कैसे करते हो देख ही लोगे, अभी करूँगा सॉरी भी आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो तुमको समझना होगा बच्चों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि ये क्वांटिटी, ये फॉर्मूला किस चीज़ को व्यक्त करता है, हमेशा उस फॉर्मूले के ऊपर जाओ और उसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करो। जितना उसको छोटा से छोटा बना सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो, उतना उसको सिंप्लीफाई करो। अपने आप तुमको पता चल जाएगा कि ये क्वांटिटी किस चीज़ को व्यक्त करता है। ठीक है, चलो आते हैं। हमको बोला है बच्चों PV अपॉन KT। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में लिखा होता है कि जहाँ पर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, T टेम्प, मैं लिख दे रहा हूँ तुमको, बोल के बता दे रहा हूँ भाई, लिखने में बहुत समय हमारा वेस्ट हो जाएगा। तो ये क्वांटिटी है, किस चीज़ को व्यक्त करेगी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताइए, आपने कहा है कि इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो ठीक है सिंप्लीफाई करते हैं। सर PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो ठीक है PV इज इक्वल टू NRT रख दिया है मैंने। PV इज इक्वल टू NRT, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन। सर T से T काट दीजिए, लो भाई काट दीजिए। तो क्या बचा सर, आपके बाद बचा सर R/K बचा। अब क्या सिंप्लीफाई किया जाए, अब क्या सिंप्लीफाई किया जाए, बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सर एक बात बताइए, आपने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था कि जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, R/NA। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट याद रखना, भूलना मत। गैस कांस्टेंट और अवोगाड्रो नंबर का रेशियो के इक्वल होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाई अवोगाड्रो नंबर, और दोनों कांस्टेंट है। तो सर यहाँ से कुछ यहाँ हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों यहाँ से R इज इक्वल टू K इंटू NA बोल सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल बोल सकते हैं। तो R की वैल्यू यहाँ बैठा दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, नीचे लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा तुम्हारा N, R के बदले क्या रखूँगा सर, K NA बाई K। अच्छी बात है, K से K भी कट गया, तो ये आ गया N बाई N इंटू NA, N इंटू NA। अब ये क्या आ गया सर? सर N है नंबर ऑफ मोल और NA है एक मोल में अणुओं की संख्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब एक मोल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिलेगा सर? सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। अरे भाई एक मोल में इतने मॉलिक्यूल होते हैं तो इतने मोल में कितने होंगे, कैसे कर, तो मल्टीप्लाई कर देते हो। ये है एक मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और ये है नंबर ऑफ मोल। तो एक मोल में अणुओं की संख्या का अगर मोल से गुणा कर दोगे तो क्या मिलेगा सर? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे, अणुओं की संख्या पता चल जाएगी। ऐसे ही करते हो ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालते हो, तो चौथा ऑप्शन हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। क्लियर है? सिंपल आसान क्वेश्चन है, तो समझो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं उस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करो, जहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो वहाँ तक चलो, तुमको अपने आप कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, जल्दी करो, टुवर्ड्स चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बच्चों, मैंने पहले भी कहा था स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में कॉपी कर लेना अपना। ठीक है, चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको बात समझ में नहीं आई होगी मुझको बताना, मैं फिर से इसको रिपीट कर दूंगा। देखो तुम लोग थोड़ा सा परेशान ज़्यादा हो जाते हो, इस बात को थोड़ा समझा करो कि बच्चों हर एक चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगता है। चमत्कार नहीं ना होगा कि एक ही दिन में तुम एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। तुमको थोड़ा सा दो बातों का ध्यान रखना होगा। तुम्हारे अंदर दो चीज़ें होनी चाहिए तुमको एक्सपर्ट बनने के लिए। एक पेशेंस, धैर्य बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए।
बहुत शांतिपूर्वक मन के अंदर एक पेशेंस होना चाहिए। और दूसरी बात, मेहनत करने की तुम्हारे अंदर एक लगन होनी चाहिए। ये दो चीज़ के साथ अगर तुम लगोगे तो फिर देखो कौन सा काम नहीं होता है, फिर ये तुम देखना, ठीक है। होने की तो बात छोड़ो। चलो विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग is same for all the gases at a given temperature। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर ऑल द गैसेस एट गिवन टेम्परेचर। एक दिए गए ताप पर बताना है कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें सभी प्रकार की गैसों के लिए सेम होंगी। ऑप्शन क्या है देखो। पहला ऑप्शन है एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। दूसरा है एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस। तीसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस। चौथा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम ऑफ द गैस। ये 4 ऑप्शन है कि एक गिवन गैस एक गिवन टेम्परेचर पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम फॉर, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, फॉर ऑल द गैसेस कह रहे हैं, सभी गैसों के लिए, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैस हो, इनमें से क्या चीज़ें हर गैस के लिए सेम होगी एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक गिवन टेम्परेचर पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी सेम फॉर ऑल। ऑप्शन क्या क्या है? एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, गैस के 1 मोल की एनर्जी की बात हो रही है। एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, देखो ये मोल है, ये ग्राम बोलना नहीं। नंबर ऑफ मोल्स इन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम। ये 4 ऑप्शन है, इनमें हमको चेक करना है भाई क्या क्या सही हो सकता है। सबसे पहले एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस का फॉर्मूला सब बच्चों को याद होगा, मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास में। E इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? 3/2 RT। याद आ रहा है? अरे फॉर्मूला होता था 3/2 nRT। याद करो, पूरे गैस के लिए नंबर ऑफ मोल अगर 1 करोगे तो n खत्म हो गया, सिर्फ 3/2 RT हो गया। तो R तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर अगर सबके लिए सेम हो जाए, जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, तो बच्चों एनर्जी भी सबके लिए सेम हो जाएगी ना। तो एट अ गिवन टेम्परेचर हर गैस के 1 मोल की एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। बात समझ में आ रही है? तुम देख लो, आर से मतलब ही नहीं है, टी सबके लिए सेम करा है। एट अ गिवन टेम्परेचर कर लो, एक निश्चित ताप पर सभी गैसों के लिए बात करो। याद रखना, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? 3/2 nRT टोटल। तो टोटल एनर्जी में नंबर ऑफ मोल भी आता है, तो टोटल एनर्जी अलग अलग हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल 1 कर दोगे तब तो सभी गैस के लिए एनर्जी सेम हो जाएगी ना, चाहे कोई भी किस्म का गैस हो। तो पहला ऑप्शन तो सर सही है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ गैस, एनर्जी ऑफ 1 ग्राम का मतलब, अब 1 ग्राम में हर अलग अलग, देखो अब ये बताओ नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है? सर नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मास तो यहाँ सबका सेम है 1 ग्राम, ठीक है 1 ग्राम, लेकिन मॉलिक्यूलर मास तो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है बच्चों ना।
तो जब यहाँ 1 ग्राम रखोगे सभी गैस के लिए, लेकिन m नॉट तो डिफरेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग, तो n की वैल्यू अलग अलग आएगी। n की वैल्यू अलग अलग आएगी तो टोटल एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो 1 ग्राम और 1 मोल में फ़र्क समझो। 1 मोल के लिए सबका सेम होगा और 1 ग्राम में भाई डिपेंड करेगा भाई मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, तो देखो एक बात को समझना कि एनर्जी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है। अगर नंबर ऑफ मोल सेम होंगे सबके तो सबकी एनर्जी भी सेम होगी। जब यहाँ 1 मोल सबका कह दिया तो एनर्जी सबकी सेम हो गई। लेकिन यहाँ 1 ग्राम का है, 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल सबके बराबर नहीं होंगे। क्योंकि नंबर ऑफ मोल बराबर क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर आप इसको 1 ग्राम कर दिए हैं लेकिन ये तो सबके लिए डिफरेंट होता है, तो n उससे डिफरेंट आएगा, n डिफरेंट आएगा तो एनर्जी भी डिफरेंट होगी। तो पहला दूसरा ऑप्शन तो गलत है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, तो ये तो बच्चों वाला बात सबको पता है, चाहे कोई भी गैस हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस को ही तो हम लोग अवोगाद्रो नंबर कहते हैं सर। 6.023 × 10⁻23 कहते हैं ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस अवोगाद्रो संख्या होती है, सबके लिए सेम होती है, ये ऑप्शन भी सही है। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 ग्राम, वही बात है, जब 1 ग्राम यहाँ रखोगे तो बच्चों मॉलिक्यूलर मास के हिसाब से नंबर ऑफ मोल अलग अलग आएगा, और अलग अलग आएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग आएंगे। तो ये ऑप्शन भी तुम्हारा गलत हो गया। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन तुम्हारे गलत होंगे, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तुम्हारा बच्चों सही होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से बातों को सुनना है और समझने का कोशिश करना है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन हूबहू तुमको BHU BSc में मिलने वाले हैं, एकदम तैयार रहो। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो तो आगे चला जाए। ओके, आगे चलता हूँ बच्चों, क्वेश्चन को बताया तो मैं। जिनको अगर कोई दिक्कत होगी किसी क्वेश्चन में किसी जगह पे तो मुझको बताएंगे, कमेंट में मुझको बता दोगे तो मुझको पता चल जाएगा कि किसको दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कत है। तो मैं उस चीज़ को दोबारा जब क्लास में आऊँगा तो फिर से बता दूँगा भाई कि इस चीज़ में तुमको दिक्कत क्यों हो रही है और उसका क्या सही आंसर होगा। चलो, तो अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आज का। क्वेश्चन 4 कह रहे बच्चों कि a vessel of volume 2000 सेंटीमीटर क्यूब, एक बर्तन का वॉल्यूम दिया है 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, contains 0.1 mole of oxygen and 0.2 mole of CO2। उसमें 0.1 मोल ऑक्सीजन है, 0.2 मोल CO2 है। एट 300 केल्विन, 300 केल्विन टेम्परेचर पर फाइंड टोटल प्रेशर इन द वेसल। वेसल का टोटल प्रेशर बताओ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बच्चा एक वेसल है, एक बर्तन है जिसका वॉल्यूम दिया है सर 2000 सेंटीमीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम दिया है सर
2000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, होने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें दो गैस भरी है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है। हाँ, दोनों के मोल्स अलग अलग हैं, ऑक्सीजन के 0.1 मोल है और कार्बन डाइऑक्साइड के 0.2 मोल्स हैं। और पूरे वेसल का जो टेम्परेचर है बच्चों, वो दिया है 300 केल्विन। इस मिक्सचर में दो गैसें हैं O2 और CO2, जिनका पूरा ताप दिया है 300 केल्विन। कह रहा है कि वेसल के अंदर टोटल प्रेशर बताओ कितना होगा। ठीक है, टोटल मिक्सचर है ये, मिक्सचर के अंदर दोनों गैस का मिला करके जो टोटल दाब होगा वो कितना होगा, टोटल प्रेशर। ऑक्सीजन का, CO2 का, ये दोनों मॉलिक्यूल्स दीवारों पर टक्कर मारेंगे। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी, प्रेशर याद आ रहा है, प्रेशर कैसे जनरेट होता है, मॉलिक्यूल्स दीवारों पर हिट करते हैं बार बार। CO2 का मॉलिक्यूल्स टकराएगा, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, बार बार टक्कर मार के जाएगा। दैट इज़ हाउ प्रेशर इज क्रिएटेड। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स का जो कंबाइंड प्रेशर लगेगा इसके दीवारों पर, वेसल के, बर्तन के दीवारों पर, वो टोटल प्रेशर कितना होगा। बच्चों यहाँ पर एक बात आती है, वो होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से केमिस्ट्री में तुम लोग इसको पढ़े होगे, जानते भी होगे, नहीं तो मैं तो कोई बताने ही वाला हूँ। ये क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या कहता है। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम बच्चों ये कहता है कि किसी बर्तन में, किसी वेसल में अगर कई गैसेस भरी होती हैं, यहाँ दो हैं, अगर 3 भी हो, 4 भी हो, तो जो गैस का टोटल प्रेशर होता है, पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो होता है, वो सारे गैसेस के प्रेशर के योगफल के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। तो पूरे सिस्टम का प्रेशर निकालने के लिए, पूरे वेसल में कितना प्रेशर लग रहा है निकालने के लिए, इन गैसेस के प्रेशर को निकाल के ऐड कर दिया जाता है, सिंपल। तो अगर ऑक्सीजन गैस के प्रेशर को P1 मान लें तो P1V इज इक्वल टू N1RT बोल सकते हैं। P1 मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितना प्रेशर लगा रहे हैं वो वॉल्यूम, पूरे वेसल का वॉल्यूम। भाई ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए पूरा बर्तन खाली है, पूरा बर्तन ही उसका घर है। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए पूरा वेसल ही उसके लिए उपलब्ध जगह है जहाँ वो घूमेगा, वही इसका वॉल्यूम होगा। N1 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, R और T दोनों के लिए कांस्टेंट होंगे। तो P1 ऑक्सीजन के लिए क्या बोल सकते हो सर, N1RT/V बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का मिल गया, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन के गैस का आंशिक दाब। उसी तरीके से अगर CO2 का आंशिक दाब निकालना हो, पार्शियल प्रेशर, तो P2 इज इक्वल टू क्या होगा सर, N2RT/V। देयरफॉर डाल्टन्स लॉ के हिसाब से जो टोटल प्रेशर होगा सर, P1 + P2 होगा। तो P1 + P2 करोगे तो कितना आएगा सर, N1RT/V + N2RT/V। अगर मैं N1 + N2 कर दूं तो ये RT/V कॉमन ले लिया और सारी वैल्यूज रख दो, प्रेशर निकल जाएगा। हाँ, वैल्यूज़ M के सिस्टम में रखना होगा बच्चों। ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब जो है, इसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। तो 2000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे सर सिंपल सी बात है, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो मीटर क्यूब में चेंज होगा। ये कितना हो जाएगा सर, 2 × 10⁻³ मीटर। याद रखना बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सबको पता होना चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं पता, भूल जाते हैं। तो अब तो सॉल्व कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। नंबर ऑफ मोल 0.1 + 0.2 सर कितना हो जाएगा, 0.3 बच्चों वाली बात है। गैस कांस्टेंट सबको पता है, मैंने बताया था, गैस कांस्टेंट 8.31 जूल पर मोल केल्विन M के सिस्टम में होता है। तो R की वैल्यू 8.31 रख दिया जाए। टेम्परेचर कितना दिया है सर, टेम्परेचर दिया है 300 केल्विन, तो टेम्परेचर रख दिया जाए।
डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है सर, वॉल्यूम को मीटर क्यूब में निकाल चुके हैं, 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। सॉल्व कर लोगे तब जाके बच्चों ये जो वैल्यू आएगी वो भी एम के सिस्टम में आएगी। एम के सिस्टम में दाब मतलब क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। इसको कैलकुलेशन सब कर सकते हैं, वो तो हमसे नहीं करवाओगे ना, वो तो कर सकते हो। तो इसके कैलकुलेशन को करके सब कोई कमेंट बॉक्स में मुझको बताओगे कि सर मेरा प्रेशर इतना आया। देखते हैं कौन कौन सही कैलकुलेशन करके बताते हैं। क्लियर है बच्चों। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बार बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जहाँ भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर तुम्हें करना क्या होगा, अगर कई गैसेस हैं तो जो टोटल प्रेशर होगा वो उनके अलग अलग प्रेशर का क्या होगा बच्चों, सम। ठीक है, द टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। जितने अलग अलग गैसेस सबके प्रेशर को जोड़ दो, इसी को बोलते हो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। कुछ है नहीं, बस जब भी आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा डाल्टन के आंशिक दाब का नियम बताओ, आएगा तो सवाल आएगा उस पर, बस ऐसे ही करना है तुमको, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी करो, आगे चलते हैं। ध्यान से क्वेश्चन देख लो, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझको बताओ, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को रटने का कभी कोशिश नहीं करना, हमको देखना है कि क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चन किस तरीके से सर सॉल्व कर रहे हैं, क्या उसको सॉल्व करने का मेथड है। इन मेथड को ध्यान देना बच्चों, मेथड को ध्यान दोगे तो क्वेश्चन कर लोगे, और रटोगे क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि फिर तुम क्वेश्चन ढेर से कर नहीं पाओगे। ठीक है, सबने कर लिया तो आगे चलते हैं हम लोग। इसको मैं मिटा देता हूँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो मेरा भी काम हो जाएगा, जल्दी जल्दी तुम लोग इसको कर सकते हो। तो मैं कह रहा था कि बच्चों जब भी कोई क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ तो उस क्वेश्चन को ये देखा करो कि सर इस क्वेश्चन को क्या मेथड से कर रहा है, वो मेथड हमको अच्छे से पता होना चाहिए, और उस क्वेश्चन को रटना नहीं है, ये देखना है कि सर इस मेथड से कर रहे हैं तो अच्छा ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ये मेथड लगाना चाहिए। अब वो मेथड याद हो गया, हाँ हो सकता है कभी कभी वो मेथड ना काम करे तो उसके लिए दूसरा मेथड लगाना होगा। इसलिए मेथड याद रखना बहुत, अप्रोच भी कह सकते हो उसको, अप्रोच क्या होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन मैं तुमको करने को दे रहा हूँ, इसी पर मैं एक क्वेश्चन तुम्हें करने को दे रहा हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है, और इसका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आज का मेरे ख्याल से 5th है या 6th है, 4th है, जो भी है चेक करना, चलो जो भी हो। क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि अ वेसल कंटेन्स 1.60 ग्राम ऑक्सीजन and 2.80 ग्राम नाइट्रोजन एट 300 केल्विन। दो गैसों के मिक्सचर दिए हैं, एक बर्तन में दो गैसों का मिक्सचर है। एक गैस कौन सी है सर, ऑक्सीजन है, दूसरी गैस कौन सी है सर, नाइट्रोजन है, और पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है सर, 300 केल्विन है। इफ़ volume of vessel is 1.66 मीटर क्यूब, यहाँ पर मीटर क्यूब में दे ही दिया है, याद रखना। हम सारा कैलकुलेशन बच्चों एम के सिस्टम में kरेंगे, सेंटीमीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब में चेंज करेंगे, अगर दिया है तो और अच्छी बात है। इफ वॉल्यूम ऑफ वेसल दिस मच, कैलकुलेट टोटल प्रेशर इन द वेसल। वेसल में, बर्तन में टोटल प्रेशर बताओ, है ना वैसे ही क्वेश्चन।
गैसेस बदली है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। एक चीज़ और बतलाएं, वहाँ पे नंबर ऑफ मोल दिया था, यहाँ पे उनके नंबर ऑफ मोल देकर के न देकर के उनके अमाउंट ग्राम में दिया हुआ है, इतना ग्राम ऑक्सीजन, इतना ग्राम नाइट्रोजन। तो उस मिक्सचर में जो टोटल दाब होगा उस मिश्रण का, दीवारों पर जो दाब लगेगा वो आपको बताना है। 2 मिनट का समय है, तो सबको इसको ट्राई करेगा एकदम ऑनेस्टली, ईमानदारी से। देखना नहीं है, बैठकर देखना नहीं है कि आगे इसको सर सॉल्व करेंगे ही। ईमानदारी से करोगे तो ही बच्चों को कुछ होगा, अपने साथ धोखा करोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो कोशिश को सब लोग ट्राई करें इसको। डिफरेंस क्या है पहचानना, इस क्वेश्चन में और इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है उसको पहचानने की कोशिश करना। जितना डिफरेंस पहचानने की कोशिश करोगे तुमको उतना ज़्यादा बात समझ में आएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे ये एक मिक्सचर है, वेसल है। इस वेसल में क्या क्या दिया है सर आपने? सर आपने ऑक्सीजन दे रखा है और नाइट्रोजन दे रखा है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो सबसे ज़्यादा गैसेस मिलती हैं, जो 2 सबसे ज़्यादा गैसेस अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन, उनकी बात हुई। सबको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में फर्स्ट इज़ नाइट्रोजन, सेकंड इज़ ऑक्सीजन। तो इन दोनों का बात हमको कह रहा है। ऑक्सीजन कितना है सर? ऑक्सीजन है सर 1.6 ग्राम। नाइट्रोजन कितना है सर? नाइट्रोजन है सर 2.8 ग्राम। सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में मोल्स दिया था, यहाँ पर मास दिया, तो क्या दिक्कत है? मेथड वही है कि टोटल प्रेशर क्या होगा, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के प्रेशर का योगफल, टोटल सम। जितना ये प्रेशर लगाएगा पूरे बर्तन की दीवारों पे, जितना ये प्रेशर लगाएगा बर्तन की दीवारों पे, दोनों का सम कर दोगे। यही ना मैथड बताया मैंने। बट तुमको उसके दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना हुआ, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे सर? सर बच्चों वाला फॉर्मूला है सर, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करेंगे। मास कितना है सर? 1.6। मॉलिक्यूलर मास कितना है सर? 32। तो कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा बच्चों 0.05। ठीक है, इसको चेक कर लेना, कैलकुलेशन तो कर सकते हो। सर नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे? ठीक वैसे निकालोगे बच्चों। नंबर ऑफ मोल इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास इज दिस और मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सर? 28 होता है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास अणुभार। तो नंबर ऑफ मोल कितना आएगा सर? नंबर ऑफ मोल 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो और अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, टोटल प्रेशर इज N1 प्लस N2 इंटू RT बाई V। इसके ठीक पहले वाले क्वेश्चन अलग अलग निकाल के जोड़ दो या मोल्स को ऐड कर दो, क्योंकि R, T और V तो दोनों गैस के लिए सेम ही होगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना है सर? 0.05 प्लस 0.1। गैस कांस्टेंट कितना है सर? गैस कांस्टेंट है 8.31। टेम्परेचर दिया है क्या? हाँ सर, बर्तन का ताप तो दिया हुआ है 300 केल्विन है, तो 300 केल्विन बर्तन का ताप हो गया। सर वॉल्यूम दिया है क्या? बिल्कुल वॉल्यूम दिया है, 1.66 मीटर क्यूब में है। परेशान मत होना, सेंटीमीटर क्यूब में नहीं है। अब इसको चेक कर लोगे, कैलकुलेशन कर लोगे और सारा का सारा आंसर किस में आएगा सर? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आएगा। यही है बच्चों डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन के आंशिक दाब का नियम, कि जो टोटल प्रेशर होगा, द टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेस। मिश्रण का पूरा दाब, उन मिश्रण में जितनी गैसें हैं सबके दाबों के सिंपल योगफल के बराबर होगा। इस फॉर्मूले से निकालते हैं। जल्दी करो, टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग।
हो गया सबको बच्चों? चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन तुमको एकदम अच्छे से प्रिपेयर रखने हैं। एग्ज़ाम के पहले बस एक बार तुमको देखना होगा कि ये क्वेश्चन को सर ने, अब देखो अभी क्या है, अगर अभी लापरवाही करोगे, अभी थोड़ा सा मन भटकाओगे तो फिर एग्ज़ाम में बहुत तुम्हारे पर प्रेशर बढ़ जाएगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ करने का। और भी सब्जेक्ट्स हैं और भी चैप्टर्स हैं, तो हम पहले से क्यों ना प्रिपेयर्ड रहें, है ना। और अभी तो हम लोग के पास समय ही समय, ऐसा कुछ खास काम भी नहीं, घर पे रहना है अभी तो। क्वेश्चन नंबर 6 आज का, ठीक है। 6 क्वेश्चन मैं जो अब करा रहा हूँ बच्चों वो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि बच्चों मैं तुमको जो पढ़ा रहा हूँ वो पूरा BHU BSc और नीट एग्ज़ामिनेशन के लिए सफिशेंट है। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ाने में मुझको बहुत वक्त लगेगा, बट सब 12th क्लास के पास आउट बच्चे हो, BHU BSc में नीट में अपीयर हो रहे हो, तो पिछली कुछ बातें पता होंगी। बस मैं तुमको वहाँ पर ले जा कर के वापस ला रहा हूँ कि देखो ये चीज़ पढ़े हो, अब लौटाओ, अब इस पर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये मत समझना कि सर क्या केवल काइनेटिक थ्योरी में इतना ही है, ऐसा नहीं है, बहुत कहानी है, मगर कहानियाँ सुनने का समय अभी नहीं है। हमेशा एक बात कहता हूँ, एग्ज़ाम के हिसाब से जो चलेगा वो एग्ज़ाम क्रैक करेगा। स्मार्ट बन के तैयारी करनी होती है। पढ़ने के लिए पूरी ज़िंदगी पढ़िए, फिज़िक्स पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मैं क्लास 11th को जब पढ़ाऊँगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिनको इच्छा होगी जाके पूरा विधिवत डिटेल में पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल हमको टू द पॉइंट बात करते आगे चलना है। इसीलिए अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मतलब है इसी चैप्टर का, मतलब थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा जाता है। और BHU BSc में उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई दफ़ा पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है मैं तुमको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, ठीक वैसे ही क्वेश्चन मैं तुमको करने को दूंगा, और फिर वैसे क्वेश्चन PDF में हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, एन आइडियल गैस follows a law PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कह रहा है कि एक आदर्श गैस है जो एक नियम को फॉलो करता है। क्या नियम है? अब नियम को नाम से नहीं बताया जा रहा है, वो नियम में क्या फॉर्मूला होगा वो बताया गया है। तो उस नियम में क्या फॉर्मूला है सर? PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, तुम लोग पढ़े भी हो बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, प्रेशर लॉ पढ़े होगे, गैली-लुसाक्स प्रेशर लॉ पढ़े होगे। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में, V/T इज इक्वल पढ़े हो सब फॉर्मूले में। तो हर एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है जिसके तहत गैस बिहेव करता है, उसको फॉलो करता है, उस नियम के हिसाब से गैस में पूरा प्रक्रिया होती है। तो यहाँ भी एक नियम है, नियम का नाम क्या है नहीं दिया, हमसे मतलब भी नहीं है। हाँ, नियम का फॉर्मूला क्या है, उस जिस लॉ को फॉलो करता है वो लॉ किस फॉर्मूले से चलता है वो दिया है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये कौन सा लॉ है इसके पीछे हमको दिमाग नहीं खपाना है, हमसे क्या पूछा गया है हमको बस वो निकालना होगा। तो एन आइडियल गैस फॉलोज अ लॉ PV स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ pressure of the gas is doubled, गैस का प्रेशर का डबल कर दो, दोगुना कर दो। गैस का प्रेशर 2 टाइम्स करो, डबल कर दो। व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर? टेम्परेचर में कितना चेंज होगा? घटेगा, बढ़ेगा, आधा होगा, दोगुना होगा, 3 गुना होगा, 1/3, क्या होगा?
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक गैस इस लॉ को फॉलो करता है, PV स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, कोई नियम हमसे मतलब नहीं है, नाम उसका जो भी होगा हटाओ। फॉर्मूला क्या है वो पता है। इफ़ प्रेशर ऑफ द गैस इज डबल्ड, अगर गैस के प्रेशर को डबल दोगुना कर दे तो व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। अब यहाँ एक बात हमको समझनी है कि यार क्वेश्चन किस में पूछा है। क्वेश्चन पूछा है दो लोगों में, प्रेशर में और टेम्परेचर में। इन दो लोगों में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेशर को चेंज करने पर टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हम फिर वही बोल रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस में मेरा मकसद यही है कि तुमको ये क्वेश्चन करने ना आए, तुमको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, दोनों फ़र्क है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों एक बात चेक करना कि किन दो लोगों में क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन किसके किसके बीच पूछा है सर, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच पूछा है कि इसको चेंज करेंगे तो इस पर क्या चेंज होगा, यही पूछा है। चलो ये बात तो क्लियर हो गई। और इक्वेशन किसके बीच दिया है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। यार यहाँ वॉल्यूम का तो कोई काम है नहीं, काम है उनको टेम्परेचर का। अच्छा, फॉर्मूले में टेम्परेचर आ भी नहीं रहा है। जिसके बीच क्वेश्चन पूछे फॉर्मूला भी उन्हीं के बीच निकालना है। अगर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ फॉर्मूले में भी प्रेशर और टेम्परेचर ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या देखा है सर, प्रेशर से कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशर तो हमको चाहिए, लेकिन वॉल्यूम का तो बात हमको नहीं कह रहा है क्वेश्चन में, और ना पूछा गया है। तो वॉल्यूम को हमको नहीं चाहिए, वॉल्यूम के बदले क्या चाहिए सर, टेम्परेचर चाहिए। तो एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए जिसमें प्रेशर और टेम्परेचर आए। इस वॉल्यूम को फ़िलहाल के लिए हटा दीजिए, अभी काम नहीं है वॉल्यूम का, हमको वॉल्यूम से मतलब नहीं, वॉल्यूम को हटाइए सर, और प्रेशर और टेम्परेचर में कुछ ला के दिखाइए, हमारा काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, कैसे वॉल्यूम को हटाएंगे, वॉल्यूम को हटा करके उसके बदले टेम्परेचर को लेकर के आएंगे, कैसे, बस यही तरीका सीखना है। वॉल्यूम को हटाना है, बदले में क्या लाना है, टेम्परेचर लाना है, ताकि हमारा इक्वेशन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हो जाए और जो कहा है वो कर करके आंसर ख़त्म कहानी किया जाए। तो सर वॉल्यूम को हटाइए ना, तो कैसे हटाएंगे, देखो बच्चों, आइडियल गैस है ये। आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT के नियम का फॉलो करता है। हाँ सर करता है, बिल्कुल करता है, कोई भी आइडियल गैस वो करेगा। हमको किसको हटाना है, प्रेशर को कि वॉल्यूम को? सर आपको वॉल्यूम को हटाना है। तो वॉल्यूम को अगर हटाना है तो वॉल्यूम को nRT बाई P कर सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT बाई P, और इस वॉल्यूम को उठा करके यहाँ पटक दीजिए, देखिए वॉल्यूम वहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, अब कर रहा हूँ, देखो देयरफॉर PV स्क्वायर इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट था बच्चों P, V के बदले ये पूरा रख दूँ तो nRT बाई P का होल स्क्वायर करना होगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है सर, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। ऊपर क्या आएगा सर, ऊपर बचेगा t स्क्वायर, नीचे बचेगा p स्क्वायर, तो p से स्क्वायर कटेगा तो क्या आएगा सर, t स्क्वायर, p इज इक्वल टू कांस्टेंट। n r तो कांस्टेंट है, उससे मतलब ही नहीं है। मिल गया एक फॉर्मूला सर t और p के बीच, अब इसी को यूज़ करिए। ठीक है, समझ गए, अब यूज़ कैसे करेंगे देखो। देयरफॉर T1 स्क्वायर बाई P1 इज इक्वल टू T2 स्क्वायर बाई P2 कह सकते हैं। फॉर्मूला बनाना सब जानते हो, अगर कांस्टेंट है तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, T1 बाई T2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P1 बाई P2। हाँ सर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 स्क्वायर बाई T2 स्क्वायर इज इक्वल टू, P1 को मैं P मान लूँ तो P2 को 2P करना होगा। अरे सर क्यों कर दिए, साफ देखो बच्चों, प्रेशर को क्या करना है, डबल्ड, दो गुना करना है। तो P1 को अगर मैं P मान लिया तो P2 क्या होगा, दो गुना डबल कर दिया, कट जाएगा। यहाँ से अगर T1 बाई T2 निकालोगे, अगर यहाँ से T1 बाई T2 निकालोगे तो 1/√2 हो जाएगा। देख लो,
1/√2 हो जाएगा, स्क्वायर है 1/√2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो सर √2 इंटू T1 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, सिंपल है। ये प्रारंभिक ताप था, ये अंतिम ताप है। तो क्या आंसर है? आंसर इस टेम्परेचर जो है √2 टाइम्स हो जाएगा। बस यही ऑप्शन में दिया रहेगा, √2 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, √2 गुना, 1 गुना, 2 गुना, आधा, जो ये दिया रहेगा। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? √2 टाइम्स। दाब को दोगुना करोगे, ताप कितना हो गया सर? √2 गुना हो जाएगा। साफ यहाँ से दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? मेथड समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस करने का मेथड समझ गए? इस क्वेश्चन को नहीं, इस क्वेश्चन को नहीं, ऐसे क्वेश्चन करने का मेथड समझ गए? जल्दी करो, देखता हूँ कितना समझे हो। एक क्वेश्चन तुरंत दूंगा करने के लिए, जल्दी। हो गया बच्चों? चलो आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अच्छे से मेथड देख लो कैसे करना है। तो अब मुझको एक क्वेश्चन मैं इस पे दे रहा हूँ, सब बच्चे इसको ट्राई करेंगे और मुझको आंसर बताएंगे। मैं हमेशा इस बात पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना चाहिए। अगर सॉल्व ना भी हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोच कैसे करना चाहिए वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं हमेशा इस बात पे ख्याल रखता हूँ कि बच्चों को ये बात समझ में आए कि किस प्रकार के क्वेश्चन को शुरू कैसे करते हैं। हल होगा नहीं होगा छोड़ो हटाओ, देखा जाएगा। शुरुआत कैसे करते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन को, वो पहले सीखना जरूरी है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं सबको देता हूँ, सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसका आंसर मुझको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7 जो भी देख लेना। क्वेश्चन कह रहे बच्चों, एन आइडियल गैस follows a law v square of 2t is constant। अब भगवान जो नहीं, कौन सा नियम है, उसके पीछे भागना नहीं है, बस नियम में फॉर्मूला क्या है बस वो ध्यान रखो। v√t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इफ volume of the gas is doubled, अगर गैस के वॉल्यूम को दोगुना कर दें, what is the change in temperature, टेम्परेचर में बच्चों कितना चेंज होगा। अच्छे से देख लो, ये क्वेश्चन पूछा गया किसके बीच सर? वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच बात आप कर रहे हैं। तो उसको चेंज कर दिया जाए, अगर टेम्परेचर कर दूंगा सिंपल यहीं से आ जाएगा। मैं इसको टेम्परेचर कर दूंगा तो आसान क्वेश्चन हो जाएगा ना। वी और √t के बीच इक्वेशन दिया ही है, क्या दिक्कत होगा फिर? व्हाट इज़ द चेंज इन, चलो प्रेशर निकाल के बताओ। व्हाट इज़ द चेंज इन प्रेशर? वॉल्यूम में चेंज किया गया है, प्रेशर में चेंज पूछा गया है। गैस किस नियम का पालन करता है सर? इस नियम का पालन करता है। अननोन चीज़ क्या है सर? वॉल्यूम दे करके प्रेशर पूछ रहे हैं। वॉल्यूम तो ठीक है, ये टेम्परेचर किसी काम का नहीं है। उसको हटा करके उसके बदले क्या लाएं? प्रेशर लाइए, करिए, देखिए क्या आता है।
बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो बच्चों और ट्राई करो। कुछ हुआ बच्चों? देखो मैं करके बताता हूँ, सब ध्यान देना। सर जो इक्वेशन, ये सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ। सर जो इक्वेशन आप दिए हैं वो कह रहा है v स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मगर क्वेश्चन पूछा है वॉल्यूम और प्रेशर में। आप दे के बैठे हैं टेम्परेचर, हटाइए उसको, प्रेशर लेकर के आइए। कैसे हटेगा? सर पी वी इज इक्वल टू एन आर टी करिए ना, क्या दिक्कत है? और यहाँ से टेम्परेचर को दफ़ा करिए। दफ़ा कैसे करेंगे? सर पी वी बाई एन आर कर दीजिए, हो जाएगा दफ़ा अपने आप। ठीक है, क्लियर है? कर दूँ मैं? टी इज़ इक्वल टू पी वी बाई एन आर, मैं पी वी बाई एन आर यहाँ पुट कर दूँ। तो अब जो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों? वी एज इट इज़, वी एज इट इज़, रूट टी के बदले ये क्या हो जाएगा? पी वी बाई एन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कर दिया मैंने। बाई टेम्परेचर के बदले मैंने पी वी बाई एन आर पुट कर दिया। एन आर कॉन्स्टेंट है, उससे मतलब इसको सिंप्लीफाई कर लो, केवल पी और वी को ही रखो। सर यहाँ पी के पावर कितना हो जाएगा? सर पी का मतलब पावर 1/2, रूट वी और एक पावर यहाँ से, तो कितना हो गया सर? 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सिंपल सा क्वेश्चन है सर। p के पावर √2, v के पावर √2 + 1, 3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए सर। p1 के पावर हाफ, v1 के पावर 3/2 इज इक्वल टू p2 के पावर हाफ, v2 के पावर 3/2 कर लीजिए। प्रेशर को एक तरफ कर लीजिए ना, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है इसमें? प्रेशर को एक तरफ कर लीजिए, P1/P2 होल के पावर 1/2। वॉल्यूम को उधर कर लीजिए, V2/V1 होल के पावर 3/2। क्लियर है? प्रेशर को एक तरफ P1/P2, वॉल्यूम को उस तरफ V1/2। अब जो कहा है कर दीजिए। सर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डबल्ड, वॉल्यूम को दोगुना करना है, तो ठीक है दोगुना कर दो। वॉल्यूम को दोगुना करना है, प्रेशर को बच्चों छूना तक मत, छोड़ दो। वॉल्यूम को दोगुना करना है तो सर V2 के बदले 2V और इनिशियल वॉल्यूम को V कर दीजिए। होल के पावर कितना कर दिए? 3/2 कर दीजिए। V से V काट भी दीजिए, तो कितना हो जाएगा सर? ये 2 के पावर 3/2 हो जाएगा। क्लियर है? सो P1/P2 होल के पावर 1/2 इज इक्वल टू सर 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 सर 8 हो गया ना, 2 का क्यूब 8 हो गया, और 8 के पावर कितना हो जाएगा? 1/2 को छोड़ दीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, क्लास 9-10 की मैथमेटिक्स। सर दो तरफ का स्क्वायर कर दें क्या? स्क्वायर कर देंगे तो सर ये जो 1/2 वो ख़त्म हो जाएगा। कर दें? कर दो। तो क्या मिलेगा सर? सर मिल जाएगा हमको P1/P2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा सर। मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। तो सर P2 क्या मिलेगा? सर P2 इज इक्वल टू P1/8 हमको मिल जाएगा। P2 इज इक्वल टू P1/8 मतलब प्रेशर कितना होगा? 1/8 गुना हो जाएगा। 1/8 टाइम्स विल बी प्रेशर। कब कब? जब वॉल्यूम को दोगुना करोगे तब, फॉलोइंग दिस इक्वेशन। ठीक है, बात समझ रहे हो? P1 1/8 होगा, वॉल्यूम को डबल करोगे तो, इस फॉर्मूले के तहत। तो जो ये फॉर्मूला था उसको इसमें कन्वर्ट कर दिया अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो ये मेथड है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर है? जल्दी कॉपी कर लो, मैं हट जाता हूँ, तो फिर चलते हैं आगे।
अगर ये बच्चों दिखाई नहीं पड़ रहा है तो मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, P1 P2 इज इक्वल टू सर P1/8। ठीक है, इतना समझ सकते हो। यहाँ वैसे यहाँ के बाद तो स्टेप समझ सकते हो करना क्या है। दोनों पक्षों का वर्क कर दोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लोगे। सबने कर लिया बच्चों? चलो आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारा लेक्चर रहेगा। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बात हम लोग करेंगे। जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे क्वेश्चन अच्छे से देख लो, समझ लो, नोटबुक पे कॉपी कर लो, प्रैक्टिस कर लो। नहीं है फिर से इस लेक्चर को देखो, नहीं है फिर से देखो। अगर नहीं आएगा तो एक बार और देखोगे, 2 बार देखोगे, पक्का आना ही आना है। क्योंकि मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से तुमको बता रहा हूँ, बहुत छांट के जो तुम्हारे लिए BHU BSc के लिए या नीट एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ, मैं चीज़ों को फिल्टर करके तुम्हारे पास लेकर के आ रहा हूँ, एकदम छान के लेकर के आ रहा हूँ, जो तुमको बेहद ज़रूरी है, जो कंपलसरी है, आना ही आना है BHU BSc में। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के PDF जल्दी ही तुम लोग को मिल जाएंगे। मुझसे कांटेक्ट करना, मैं इसका PDF बना लिया हूँ। तुम लोग जल्दी ही ग्रुप में मैं उसको सेंड करूँगा। जिनको नहीं मिला है वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और जो मैकेनिक्स की हमारी क्लास चल रही है वो चलती रहेगी, और जो हमारा ग्राफ का PDF है वो जल्दी ही तुम तक पहुँचने वाला है। ठीक है, और ग्राफ जैसे ही ख़त्म होगा शुरू करेंगे हम 2 डायमेंशन मोशन। तो अब नेक्स्ट क्लास जब मैं मिलूँगा बच्चों तो स्टार्ट करूँगा लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में सिर्फ इतना ही है हम लोग को जो आना चाहिए BHU BSc के क्वेश्चन के लिए, बस अब प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।